तेजस्वी यादव को हर बार नुकसान राजनीतिक उठाना पड़ता है, मतलब हल्के हो जाते हैं। हाँ, हल्के हो जाते हैं। वो नीतीश के ही कंधे पर नहीं, तो ये केवल तेजस्वी के साथ दिक्कत नहीं है, केंद्र की इतनी मजबूत सरकार एक तो इसके अलावा और भी राजनीतिक मुद्दे तेजस्वी यादव को गढ़ने होंगे। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, इस बार में आप गढ़ रहे हैं, बिहार से हमने आपको 30 सांसद दिए हैं, जिसके चलते लाज बचाइए आपकी, सरकार बचाइए आपकी, तो आपको अब तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा। और देखिए, मैंने कहा था कि भाजपा संभव नहीं है, यहाँ हमारी हो जाएगी। हम भूखे हैं इसका मतलब नहीं कि हम कह दें कि उसका रोटी हमको दे दीजिए, हम ये कहें कि हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। हम किसी रही है कि बाबा नगरी, चाहे बाबा धाम जाए, चाहे बनारस जाए या फिर उज्जैन जाए, इन जगहों को जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई जगह है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। खबरों की चीड़-फाड़ करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक बार फिर से जो चाचा भतीजा का संबंध था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गहराता चला जा रहा था। नीतीश कुमार को लेकर के राबड़ी देवी के बयान को अगर आप देखेंगे विधान परिषद के अंदर में, या फिर जो आरजेडी के तमाम विधायक हैं उनके बयान को अगर आप देखेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी चल रही है। और उसके चक्कर में नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में साथ आ जाएंगे। ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की बातें नहीं मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है बिहार से, न बिहार के एनडीए को बचाने से, और इस वजह से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर आपने देखा एक चिट्ठी और एक लेटर जारी कर ये कह दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिहार उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है जो विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रावधान किया गया है। अब इससे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में खलबलाहट मचती है, तबातोड़ बैठकें की जाती है। पहले एनडीए की सर्वदलीय बैठक होती है और फिर विजय चौधरी के आवास पर देर रात तक ये मीटिंग चलता है। अगले दिन सुबह में इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार चुप हैं तो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है मानसून का, और इस सत्र में नीतीश कुछ खेल ना कर दे। कल ही हमने आपको खबर करके बताया, पंचनामा के माध्यम से हमने चीड़-फाड़ भी की थी कि कैसे नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी आरजेडी ने कर रखी। लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि नीतीश चक्रव्यूह से निकल गए। नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा उनको तोहफा दे दिया है जिस वजह से नीतीश अब निश्चिंत है। क्या वाकई में निश्चिंत हैं या फिर नहीं, इस विषय पर चीड़-फाड़ करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। मोदी के एक दावे से तेजस्वी धड़ाम, राजद के चक्रव्यूह से नीतीश आज़ाद। क्या वाकई में नीतीश आज़ाद हो गए हैं राजद के चक्रव्यूह से, या फिर अभी भी मतलब संकट है कि पिपरा पर के भूत धैले बा? देखिए, भूत तो आजीवन पकड़ते रहेगा, वो तो सच्चाई है, क्योंकि इस भूत को नीतीश कुमार ने खुद ही बुलाया है। नीतीश ये बात अच्छे से जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा संवैधानिक प्रावधानों के चलते मिल नहीं पाएगा। नीतीश कुमार अक्सर इन प्रावधानों को आप जब भी देखिएगा, जब केंद्र की जो सरकार होती है उसके खिलाफ जब वो होते हैं, तब इसको हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन उस वक्त उनके साथ हमेशा तेजस्वी नजर आते हैं, तो इस वजह से ये तेजस्वी के लिए भी एक हथियार, अब सेकेंड हैंड हथियार बोलिए जो बोलिए, हो जाता है जी। अब नीतीश भाजपा के साथ है, और नीतीश ये बात अच्छे से जानते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव बिहार स्पेशल स्टेटस अंडर द परसिस्टिंग लॉज। अब ये संभव नहीं है, तो उसके चलते नीतीश कुमार इस मांग को रिफाइन कर देते हैं। रिफाइन मतलब थोड़ा बदल कर, थोड़ा अलग तरीके से मांग करते हैं, विशेष पैकेज जी। नीतीश कुमार के जितने भी करीबी नेता हैं सभी देखिएगा विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं, स्पेशल स्टेटस नहीं बोलते हैं, वो स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं। और राजद देखिएगा, राजद विशेष पैकेज की बात नहीं कर रही है, विशेष राज्य की बात कर रही है। अब देखिए, यहीं पे कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि केवल एक राम मंदिर के मुद्दे से भाजपा राजनीति नहीं कर रही थी, केवल एक बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के चलते नीतीश राजनीति नहीं कर रहे थे। तो इसी तरीके से एक मुद्दे पर राजनीति तेजस्वी भी नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी रोजगार की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा है, रोजगार अपने कार्यकाल में उनको देने का अवसर भी मिला, ये भी अच्छा है। लेकिन तेजस्वी जब खुद मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम कर दिए होते, अगर जैसे मुख्यमंत्री बनते और करते,
तो उसका उन्हें ज़्यादा असर, ज़्यादा फायदा अगले चुनाव में मिलता। लेकिन जब जब नीतीश के साथ वो गए हैं तो कंप्लीट सरेंडर मोड में चले जाते हैं, नीतीश के रहमो करम पर चले जाते हैं। उसकी वजह से तेजस्वी यादव को हर बार नुकसान राजनीतिक उठाना पड़ता है। मतलब हल्के हो जाते हैं। हाँ, हल्के हो जाते हैं। वो नीतीश के ही कंधे पर। नहीं, तो ये केवल तेजस्वी के साथ दिक्कत नहीं है, केंद्र की इतनी मजबूत सरकार है भाजपा की, वो भी तो बिहार में हल्की हो जाती है। इतना चिराग पासवान ने क्या नहीं कहा नीतीश कुमार को, और आज देखिए चिराग पासवान फिर नीतीश कुमार से ही के सामने हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। जो फैसले नीतीश कुमार लेते हैं और भाजपा लेते हैं, उन फैसलों को वो स्वीकारते हैं अपने लेवल से भी। तो ये दरअसल नीतीश की ताकत रही है राजनीतिक। लेकिन भाजपा इसलिए करती है क्योंकि भाजपा के पास नीतीश कुमार का वोट बैंक कंप्लीट नहीं है। चिराग इसलिए करते हैं क्योंकि चिराग के पास भी बिना भाजपा के बहुत अभी संभावनाएं नहीं हैं, और जो जिस तरफ भाजपा उस तरफ तेजस्वी, चिराग माफ़ कीजिएगा। अब तेजस्वी के साथ क्या अंतर है कि तेजस्वी अपने दम पर, अपनी राजनीतिक पार्टी के दम पर एक बहुत बड़े वोट बैंक के मालिक हैं, और उन्हें नीतीश के सामने नतमस्तक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना वो सत्ता में आ जाते हैं बैकडोर से या जैसे भी, पिछली बार तो सरकार चुनकर आई थी 15 में, 17 में उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर सरकार 20 में चुन के आई भाजपा वाली, तो उसमें उन्हें बैकडोर से एंट्री करा दी। तो बैकडोर वाला भी मुद्दा खत्म हो गया उनका कि भाजपा को 17 में बैकडोर से एंट्री नीतीश ने कराई, तो आपको भी करा दिए 2021-20 में। तो इसके अलावा और भी राजनीतिक मुद्दे तेजस्वी यादव को गढ़ने होंगे। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, स्पेशल दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले, वो बिहार के हित में रहेगा। बिहार, हम कल भी आपको याद होगा, हमने पंचनामा किया तो मैंने यही बात कही थी कि मुझे लगता नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता है कि बिहार के साथ नाइंसाफ़ी कर पाएंगे मोदी जी। क्योंकि इस बात को लिए देखिए, तेजस्वी यादव से ज़्यादा मैं दावे से कह रहा हूँ, जो दर्शक देखते होंगे उन्हें पता होगा कि हमने जिस दिन बिहार में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और रिजल्ट आए थे, उस दिन से मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अब आपको बिहार को रिवॉर्ड करना पड़ेगा, वरना हम छोड़ेंगे नहीं आपको। 39 सांसद दिए तो आपने हमें कुछ नहीं दिया। इस बार हम आपको पूरे देश भर में आप गड़बड़ाए हैं, बिहार से हमने आपको 30 सांसद दिए हैं, जिसके चलते लाज बचाई है आपकी, सरकार बचाई है आपकी, तो आपको अब तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा। और देखिए, मैंने कहा था कि भाजपा के थिंक टैंकर्स को ये समझना चाहिए, नहीं हो तो कम से कम हम लोग का वीडियो देख के सीखें। और अंततः देखिए वही हुआ, बिहार को 58,000 करोड़ का जो मिला है पैकेज, ये किसी भी राज्य से ज़्यादा है, किसी भी राज्य से इस तरीके का पैकेज किसी राज्य को अब तक नहीं मिला था। और नायडू को मिला है 15,000, उनको तो और भी मिला है, और भी मदों में मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आपके स्क्रीन पर हम दिखा भी देते हैं कि एग्जैक्टली, ढेर लोग देखा होगा लेकिन कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, भाई नमन जी बताएंगे तभी हम मानेंगे। तो देखिए, आज जो बजट दिया गया उसमें क्या क्या बिहार को मिला है। बिहार में सड़क के लिए 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए हैं। भारत सरकार गया में औद्योगिक केंद्र बनाने में मदद करेगी। बिहार में 21,400 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाएं लाई गई हैं। बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। एक्सप्रेसवे आप समझ ही रहे हैं, आप यहाँ से दिल्ली गए होंगे तो आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे दिखता होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखेगा, इनकी तर्ज पे हमारे यहाँ भी बनने जा रहा है। बिहार में गंगा नदी पर 2 नए पुल बनेंगे। पूंजीगत निवेशों के लिए सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। बोधगया, नालंदा और राजगीर में जो पर्यटन का स्कोप है, चूँकि शराबबंदी है और भी जगहों से हम मारे जाते हैं बिहारी, तो पर्यटन में हमारे यहाँ बड़ा उद्योग है। उस उद्योग को हॉस्पिटैलिटी से जोड़कर और उस उद्योग के तर्ज पर अच्छा खासा डेवलपमेंट होने वाला है। और जो शब्द यूज़ किए गए हैं सदन में, आपको समझना चाहिए, शब्द यूज़ किया कि जिस तरह से काशी में कॉरिडोर बना है, उसी तरीके से बिहार में भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, काशी के कॉरिडोर की वजह से काशी में आपको पता है हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लगभग मतलब करोड़ों का वहाँ पर समझिए तो, क्योंकि साउथ से भी लोग आ रहे हैं। 600% लोग बढ़ गए हैं, मतलब 6 गुना बढ़ गया है, 600%। अब 600% बढ़ने का आप समझ रहे हैं मतलब, वहाँ पे अगर ऐसा ही बिहार लोग आएंगे, बौद्ध जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, जैन धर्म वाले लोग हैं, वैसे ही आप देखिएगा कि यहाँ अच्छा खासा सिख समुदाय आता है। हिंदुओं के लिए भी आपको पता है सप्तऋषियों का एक वहाँ समागम है, कुंड है, तो उसकी वजह से हम उस क्षेत्र को अगर पर्यटन की संभावनाओं से विस्तार करेंगे और कॉरिडोर्स बना देंगे। वहाँ तो महाभारत काल से सब कुछ जुड़ा हुआ है, महाभारत का जरासंध का अखाड़ा। तो अगर वो बन जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप देश के मानचित्र पर पुनः बिहार को ला दीजिएगा। और इस
मैं हर बार बोलता हूँ, अगर जिन मूर्खों को समझ में नहीं आता उनको समझाना पड़ेगा ये बात कि जो हम डायरेक्ट सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं और जो हम मांग रहे हैं कि रेलवे में ही बिहार को सारा कुछ दे दीजिए या बैंकिंग में दे दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ हकमारी हो जाएगी। हम भूखे हैं इसका मतलब नहीं कि हम कह दें कि उसका रोटी हमको दे दीजिए। हम ये कहें कि हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। हम किसी को भूखे रख कर नहीं, बिहारी जाकर पूरे देश दुनिया में निर्माण करता है, उस निर्माण की वजह से वहाँ का विकास हुआ है। तो इतना बिहारी मतलबी नहीं है। हमें हमारा हक चाहिए। हमने आपको 30 सांसद दिए, उसका रिटर्न दीजिए। 39 दिया आपने, हमें 1.5 थमा दिया। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। और भाजपा भी समझी ये बात, हमारे दबाव काम आया। हम विदेश में बैठकर दबाव देते तो हम भी बैठे रहते, वीडियो बनाते तो शायद नहीं बनता। हाँ, तो उससे काम कहाँ से होता? वो तो बस खाली राजनीति के लिए है। लेकिन चलिए, दे रहा है दुरुस्त है। बिहार को जो पैकेज मिला है इसमें संभावनाएं कितनी है वो मैं समझाता हूँ आपको। मालदीव एक छोटा सा देश है जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी अर्थव्यवस्था का मूल कारण क्या है? पर्यटन है। हमारे आसपास बैंकॉक, थाईलैंड, सब जगहों पर पर्यटन है। सिंगापुर में क्या है? पर्यटन है। आपके बगल में दुबई है, वहाँ क्या है? पर्यटन है। आपके बगल में जो आपके बगल में श्रीलंका है, मुख्य पर्यटन है वहाँ का उद्योग। तो आप बिहार को भी पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पे जब देश भर की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो अब पहाड़ में मैगी, समुद्र किनारे मैंने आइसक्रीम खाने की जगह पसंद कर रही है कि बाबा नगरी, चाहे बाबा धाम जाए, चाहे बनारस जाए या फिर उज्जैन जाए, इन जगहों को जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई जगह है वहाँ ज़्यादा टूरिज्म हो रहा है। तो उन संभावनाओं को तलाश कर, और एक आप तो केवल हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब है। बगल में मनेर में गरीब नवाज है, वहाँ जाकर कितने लोग मुस्लिम आते हैं दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ हर धर्म के लिए कुछ व्यवस्था है। बिहार शरीफ में भी कई है जहाँ पर बिल्कुल हमें आवश्यकता पढ़े लिखे लीडर्स की है, जो लीडर समझते हों कि रोजगार केवल सरकारी नहीं होता है। ये बात आप अक्सर देखिएगा चिराग पासवान करते हैं। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ चिराग पासवान सब वोट दे दीजिए, मैं उनका प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन हमें भी तो है, नीतीश भी मांग करते हैं। नीतीश बचाए ही ना रखे बिहार को। इतना जैसे शराबबंदी के बाद जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको नीतीश को ने मैनेज किया ना कहीं ना कहीं। और इसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि आज के बजट में बिहार के साथ, देखिए बाकी राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। बहुत राज्य वहाँ उछल के कर रहे थे, ट्वीट कर रहा है लोग। अब तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया और एक राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी का कहना है कि बाकी राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अब उनको बिहार याद नहीं आ रहा है। और तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं है। तेजस्वी और राहुल गांधी एक है, आपको पता है ना, एक ही गठबंधन में है, और दोनों के बात में विरोधाभास है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार के साथ जो बिहार को जो मिला और आंध्रा को जो मिला वैसे बाकी राज्यों को भी मिलना चाहिए था। ये नाइंसाफ़ी क्यों की गई? सचिए बिहार को अपना हक मिल रहा है और राहुल गांधी पेट दुखा रहा है। जानते क्या दुखा रहा है? क्योंकि लालू यादव भी सदन में खड़ा होकर बिहार के लिए भीख मांगी थी। लालू यादव ने भीख की तरह खड़ा होकर मांगा था कि बिहार को विशेष दर्जा दीजिए। और वह अडवाणी नहीं थे, अटल नहीं थे, वह सामने जो था वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री था। और उन्होंने प्रावधान ही ला दिया कि नहीं दे सकते हैं, और उसको अमेंड करके डाल दिया कि ऐसे राज्यों को ना मिले। तो मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलता है तो इसका सबसे बड़ा कारक वहाँ राहुल गांधी बैठे हुए हैं। मैं राहुल गांधी की भी देखिए बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो है सो है। कांग्रेस के इन नियमों की वजह से ही आज ये पेच फंसा हुआ है। और कांग्रेस ने ना जब कह दिया लालू यादव को, तो उस लालू यादव के पास अब अधिकार नहीं है कि वो नीतीश कुमार को अपने मोह पाल में फंसे, या तेजस्वी यादव के पास ये अधिकार नहीं है कि अपने पिता की जो याचना करते करते उनके पिताजी राजनीति से बाहर हो गए, उनकी बात जो नीतीश ने नहीं मानी जानी चाहिए, नहीं थोपी। यही ना जालता तेजस्वी यादव का चाल क्या था? तेजस्वी यादव विशेष राज्य के दर्जे में नीतीश कुमार को फंसाकर एनडीए को तोड़ना चाहते थे। अच्छी बात है, कोई खराब रणनीति नहीं था, लेकिन वो ये भूल गए कि वैकल्पिक व्यवस्था भी थी। एनडीए पैकेज भी दे सकता था, और जो पैकेजेस दिए गए हैं उसमें स्पेशल मेंशंस हैं। रोड केवल रोड नहीं बन रहा है, केवल औद्योगिकरण को लेकर और क्या नाम है इसका, विद्युतीकरण को लेकर नहीं मिल रहा है आपको परियोजना। आपको नए एयरपोर्ट, नए ड्राई पोर्ट्स, नए मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मिलने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप यहाँ से जनरेशन चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो शिक्षा की तरफ यहाँ से रुख करके बिहार में ही बैठकर अपने कलेजे के टुकड़ों को असम और अन्य जगहों पर भेजकर पढ़ाने के बजाय आप बिहार में पढ़ा सकते हैं। क्योंकि घरेलू पढ़ाई के लिए भी सब्सिडी दे रही है सरकार। बिल्कुल, 30% हिस्सा कैंसर की दवाई सस्ती
हुई जी, कैंसर हैं। की पिछली बार हमने कैंसर को लेकर चर्चा की थी, मुझे याद है पंचनामा में मैंने कहा था कि कैंसर की दवाओं पे कौन लगाता है यार टैक्स। कैंसर की दवाओं को तो कम से कम मुक्त करो, दवाओं पर तो वैसे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन कैंसर की दवाओं को जो मुक्त किया गया, कर मुक्त किया गया, ये एक अच्छा, देखिए ओवरऑल निर्मला सीतारमण एक अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं दिखती हैं, मैं स्पष्ट कर दूं। जिस तरह से मध्यम वर्ग के ऊपर वो एक तरह से लगता है कि चाबुक चला रही हैं, तो वो कभी अच्छी नहीं दिख सकती हैं। हमें क्या मतलब, बिहार में टैक्सें कितना लोग पे करने वाले हैं, हमारे यहाँ मध्यम कहाँ है, हमारे तो सब बिलो पॉवर्टी लाइन है, या तो अरबपति है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, मध्यम हमारे कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बिहार के लिए अमूलचूल परिवर्तन का कारण ये बजट बन सकता है। 58,000 या 59,000 करोड़ रुपए का 59,000 करोड़ अगर बिहार में नीतीश कुमार या कोई भी युवा, चल तेजस्वी ही कल जीत जाए, कल तेजस्वी ही जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पैसे का अगर सही उपयोग तेजस्वी कर देंगे या नीतीश कर देंगे या चिराग कर देंगे या जो कर दें, तो बिहार को फिर किसी का मुंह नहीं तकना पड़ेगा। इसी का फिर बंदर बांट कर दीजिएगा, इसी को नियमों में फंसा दीजिएगा, और इसी में अगर आप सोचिएगा जैसे नीतीश कुमार अगर मन बना ले कि कल एनडीए से अलग हो जाना है, मन बना कि नहीं कुर्सी में छीन रहा है भाजपा तो हम अलग हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें फंसेंगी। राजनीति भाजपा भी कर रही है, भाजपा भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप फंसाइएगा तो वो भी स्कीम्स फंसाएंगे। सरकार के पास ताकत होती है, आपको पैसा कागज़ पे तो दे दिया, पैसा अकाउंट में आ नहीं गया है। एक एक मद का जब दीजिएगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, तब पैसा यहाँ से रिलीज होगा। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में कितना का हालत बिहार सरकार फिसड्डी है, ये तो मैंने कई बार पंचनामा में बताया है। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये बजट और ये पैसा बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जिन मदों में आ रहा है उन मदों में आवश्यकता, बाढ़ राहत के लिए 11 बिल्कुल ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। बाढ़ आज तक इतना नहीं उपलब्धि, देखिए मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। तो मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ हाईवे के लिए 26,000 करोड़, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़, और बाढ़ से आपदा राहत के लिए 11.5 हजार करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यानी आप समझ रहे हैं, ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि बिहार की बाढ़ को एक राष्ट्रीय आपदा समझने की कोशिश की गई है। ये सिंपैथी है, ये और ये पॉलिटिकल सिंपैथी है। मैं खुल के बोल दूं, कोई बहुत बड़ा यहाँ मोदी जी को और अमित शाह जी को उसके लिए धन्यवाद निर्मला सीतारमण देने की जरूरत नहीं है। ये बिहार का हक है, ये मिल नहीं रहा था, इस बार मिला है, लड़ कर लिया है। नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में बिहार की जनता ने डाला कि उनके 12 सांसद आज केंद्र के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद, ये पंचनामा देखने के बाद सर बहुत लोग कहें कि बाढ़ के लिए तो हम भी लड़ते रहे हैं, ये हमारी भी उपलब्धि है, विपक्ष की भी उपलब्धि है। क्यों नहीं, मैं तो कही ना विपक्ष की उपलब्धि है ही। तेजस्वी यादव ने आज रोजगार को लेकर जो 2 आंखें खोली सबकी, उसका फायदा क्या हुआ आपको पता है? आपके यहाँ 20 लाख युवाओं को सरकार हर साल इंटर्नशिप देगी, अलग अलग बड़ी कंपनियों में उनको नौकरी मिलेगा, कम उम्र से नौकरी करना शुरू करेंगे, 5,000 मिले या 10,000 मिले, स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से आप क्या पता क्या होगा, फैक्ट्रियाँ, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। आज जो लड़के राजनीति और जात और धर्म में फंस कर इधर उधर बर्बाद हो रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि हमको रेलवे में ही नौकरी चाहिए तभी करेंगे, IAS बनेंगे तभी करेंगे, वो अब जुड़ पाएंगे इन चीज़ों से। अगर कम एज के, सच बात है, टेक्निकल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कम उम्र में अभी ऐसी स्थिति है कि मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे युवा उद्यमी हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़कर लाखों और मैंने 2-2, 4-4, 5-5 लाख तक महीना कमा रहे हैं। और उनका स्किल क्या है कि उन्होंने बस पढ़ाई कर रखी है मैट्रिक और इंटर तक, और क्या कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री में हैं, समय दिया बचपन से, पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ वहाँ काम भी कर रहे हैं। उसकी वजह से उनका दिमाग खुला है। फेसबुक, ट्विटर और क्रिएटर यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, इसका इस्तेमाल करके भी बिहार में और देश भर में देखिए कितना लड़के अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी तो इंडस्ट्री है। तो जरूरी नहीं कि देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती हैं, ये संभव नहीं है। ना तो मैंने यूपीए कर पाई, ना एनडीए कर पाई। मैं तो ये कहूँगा, हाँ ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि यूपीए से तो कहीं ज़्यादा फिसड्डी इस मामले में एनडीए है। एनडीए नौकरियाँ सरकारी बहुत कम सृजित कर पाई है। इसके चलते एनडीए हमेशा मतलब रडार पर रहता है। वो मतलब अपना स्वरोजगार पर बढ़ावा ज़्यादातर नहीं, तो ठीक है, तो देखिए वो भी अच्छा है। मुझे लगता है कि रेलवे और बाकी जगहों पर जो नौकरियां हो रही है, जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो सुधरेगा नहीं तो फिर ये सारा पैसा बर्बादी हो रहा है। कितने बार आप एग्जाम लीजिएगा, कितना बार फार्म भराइएगा के बच्चा से। और दूसरी बात, अगर सरकारी नौकरियां सीधे से समाप्त हो जाएंगी तो फिर आरक्षित वर्ग को कहाँ से नौकरी मिलेगी? सबसे बड़ी समस्या देखिए यहाँ ये, आप प्राइवेट में कितना आरक्षण दे रहे हैं, कहीं जीरो है, कहीं कहीं।
तो वैसी स्थिति में आपने कानून तो बनाया नहीं है उसके लिए, और वो बनेगा तो और विवाद शुरू हो जाएगा, सवन उसके लिए हल्ला करने लगेंगे। सबसे बड़ा विवाद तो आप आरक्षित वर्गों को नौकरी मिले, ये भी तो सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा ना, और इसके लिए सरकारी नौकरियां छोड़कर बहुत को बचता नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, आप बिहार में रोजगार के जगह पर आप शिक्षा बढ़ाइएगा। आप शिक्षा जब बढ़ाइएगा तो एक दलित का बेटा जब पढ़ लेगा तो नौकरी अपने दम पर भी हासिल कर लेगा प्राइवेट में। स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि स्किल्स डेवलपमेंट किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले बार से ही अपने पहले से मैंने जो उनका कार्यकाल था तब से स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। उस समय उन्होंने लेकिन कौशल विकास योजना बिल्कुल, और रूडी को उनका मंत्री बनाया था, लेकिन हाँ सफलता हासिल, क्योंकि बिहार और देश भर के हमारे भौगोलिक स्ट्रक्चर और जो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसमें इसके लिए संभावनाएं अभी बहुत कम थी। धीरे धीरे युवा जब उद्यम की तरफ, देखिए आप 10 दिन किसी पार्टी का झंडा ढोइएगा, हरियर लपेटिएगा, ब्लू लपेटिएगा, लाल लपेटिएगा, 10 तरह का लपेटिएगा, लेकिन 11वां दिन आपको जब घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा और घर में आप सोचिएगा कि मेरा नेता कितना अच्छा है, कितना शानदार गाड़ी से आता है, आप ये घर है देखिएगा, फिर सूखा रोटी खाइएगा, या आपके पिताजी की तबीयत खराब है उनके इलाज के लिए खर्चा है, तो आप ऑब्वियसली कुछ कीजिएगा। और आप क्या कीजिएगा, चूँकि आपने पढ़ाई नहीं किया, अपना समय राजनीति में बर्बाद किया, तो आप निश्चित तौर पर आप कुछ ऐसा काम कीजिएगा जो आपके जीवन को उस लेवल पर नहीं लेके आ पाएगा। आप हर बार यही सोचिएगा कि इस नेता को ला देंगे ना तो मेरा जीवन बदल जाएगा, इस नेता को ला देंगे, ये मेरा जाति वाला ये सोचेगा मेरे बारे में। कोई किसी के बारे में सोचता, अगर सोचता तो इतना बड़ा समय था, इस वक्त अमेरिका में बैठ के या लंदन में बैठ के कोई ट्वीट नहीं करता। आपके लिए समझना पड़ेगा, आप अगर इस बात से खुश होने कि आपका जात का नेता इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका और विदेश में बैठा हुआ है, तो आज से नहीं, जब भारत का निर्माण होता तभी से भारत के नेता बाहर जाते रहे हैं और ये होता रहा है। खैर, तेजस्वी यादव के ट्वीट पे मैं आना चाहूँगा। तेजस्वी और नीतीश दोनों का ट्वीट है, मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ और ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर भी करना चाहता हूँ। हाँ, देखिए तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ये बात समझना भी पड़े, वो लिखना क्या चाहते हैं। हाँ पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर से निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज सख्त ज़रूरत था। रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृति। पहले सुनिए, पहली बात ये कहना चाह रहे हैं कि हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान दोनों चाहिए। ये संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। लड़ने के लिए बिहार में और चीज़ें चाहिए, उसके लिए अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार से बिहार को भी और सहयोग चाहिए हमें, उसके लिए हम ट्रेनें बढ़ाएंगे, उसके लिए हम और भी, जब रेलवे का बजट आएगा तो रेलवे में भी हम लड़ेंगे। सच्चाई यही है कि अभी फिलहाल जो मिला है बिहार को, ये काफ़ी है। इसे सही ढंग से अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो इससे विकास की संभावनाएं बहुत हैं। आपके पास 8 मंत्री भी हैं, इसके अलावा 8 मंत्री केंद्र में अलग अलग स्कीम्स में हैं, जो बिहार को चाहे तो मतलब बैंकॉक बना दे, जो चाहे सो बना दें। अच्छे उनके पास विभाग है। तो तेजस्वी यादव का कहना यह है कि बिहार को इस बजट से निराशा प्राप्त हुई है। अब निराशा क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि बिहार को चाहिए एक रिवाइवल प्लान। ये रिवाइवल प्लान क्या है, अगर तेजस्वी जी इसके नीचे 10 लाइन लिख देते ना तो मजा आ जाता। लेकिन कहीं होंगे व्यस्त विदेश में, टाइम कम होगा, तो अपने उन्होंने जितना लिख पाए बेचारे उतना लिख दिए। अब ये ट्वीट अगर उनके मनोज झा करते हैं या उनके जो सलाहकार हैं विदेशी, वो अगर करते तो थोड़ा लंबा करते। उनके प्रवक्ता भी हम देखे पिछली बार आए थे तो वो चुनने की कौन सी काट रहे हैं कह रहे थे, पिछली बार चुनमुन्नी काट रहा था कि कौन सी काट रहा था उनके प्रवक्ता को सामने आना चाहिए, वीडियो रिलीज करना चाहिए। और तब मैं कहता हूँ पॉइंट वाइज, जैसे बताता हूँ आपको, जैसे हम लोग पॉइंट वाइज कैसे बोल रहे हैं कि 26,000 करोड़ हाईवे के लिए आया है, तो वो साबित करें 26,000 हाईवे में नहीं चाहिए हमको, इसके जगह पर 26,000 भैंस खरीद के दे दीजिए हम लोग को। वो ऐसे समझाएं, वो मैं अब आपको एग्जाम्पल मैंने हल्के में बात बता दी, वो समझाएं कि 26,000 करोड़ सड़क पे नहीं चाहिए, क्यों सड़क पे नहीं चाहिए, समझाएं इस बात को। वो ये समझाएं कि 21,000 का जो करोड़ का जो प्लांट लग रहा है ये क्यों नहीं लगना चाहिए, या 21,000 करोड़ का न लग के 2,000 करोड़ का लगना चाहिए। ज़मीन कौन उपलब्ध कराएगा, अधिग्रहण कैसे होगा, और उसके दौरान अगर मान लीजिए सरकार चढ़ती है तो विपक्ष क्या उसके लिए बाधा उत्पन्न करेगा, जमीन ये अधिग्रहण में बाधा उत्पन्न करेगा। ये सारी बातें होनी चाहिए। बाढ़ से राहत के लिए, अरे भाई मैं क्या इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों फालतू चक्कर में पड़ रहे हैं। जो व्यक्ति इस वक्त बिहार में इतना महत्वपूर्ण सिचुएशन है, और ये पहली बार है क्या कि मैं पंचनामा में पूछ रहा हूँ कि कहाँ बाढ़ है,
हम तो पूछते ही रहते कहाँ है। कई बार पूछा है आपने, बिल्कुल। आया तो कमेंट में आके लिखो क्यों खोज रहे हो, ब्याह क्या कराना है, को हाली ब्याह करवा, दो हाली क्या होला कि को हाली होला। अरे कमेंट में क्या बोलोगे, हम सामने बोल रहे हैं। इस वक्त क्या तेजस्वी यादव को सामने नहीं होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए इस मुद्दे पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें बताना चाहिए था कि बिहार को एग्जैक्टली कहाँ कम दिया गया है। लेकिन अब क्या होगा, अब पहले मास्टर पढ़ेगा रात भर कि कहाँ गड़बड़, कहाँ धर सकते हैं। अब उसके अगले दिन स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, अब स्टूडेंट फिर ट्वीट करेगा। खैर छोड़िए, उसमें क्या पढ़ना। बहुत चालाक है बिहार में प्रशांत किशोर जी, वो भी अब तक इस पर कुछ बोले नहीं हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी भी बोले, क्योंकि चिराग पासवान ने तो बोल दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनके जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे में ये स्कीम्स थी, तो इन अ सेंस उनका ही जो प्लान है वो भी इसमें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उन्होंने तो अप्रिशिएट किया कि भाई हमारा भी काम हो कर रही है बिहार सरकार या केंद्र सरकार। अब नीतीश कुमार ने क्या लिखा है वो पढ़िए। देखिए, नीतीश कुमार लिखते हैं कि आज केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना, सर ये नेपाल की एक बड़ी नदी है और इससे जोड़ने की एक योजना, इससे संजय झा बोल रहे थे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को विशेष धन्यवाद। बजट में बिहार के लिए दी गई इन घोषणाओं से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा। आशा है कि आगे भी अन्य आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोग जो बात मैं कह रहा था कि आगे भी लेना है, ये रुकना नहीं है, इसको रोकना भी नहीं है। नीतीश कुमार जब तक एनडीए में रहेंगे ना तब तक एनडीए पर दबाव बना रहेगा, और छोड़ के चले जाएंगे तो फिर तो मोदी व्यवस्था कहीं ना कहीं कर लेंगे वैकल्पिक। तो इसलिए नीतीश कुमार का दबाव बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार जिन योजनाओं की परियोजना की बात कर रहे हैं, ये परियोजनाएं बहुत दिनों से लंबित है बिहार में, और इन्हें लागू जल्दी जल्दी करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बात और बता दूं कि हमने हमारी गाड़ी में, देखिएगा चुनावी गाड़ी में लिखा हुआ है बक्सर टू भागलपुर और पटना टू पूर्णिया जी। हमने यही यात्रा की थी, और देखिए 2 ही बिहार में एक्सप्रेस हाईवे पास हुए हैं, पटना टू पूर्णिया और बक्सर टू भागलपुर। बाबा नहीं हमें सजेस्ट किया था कि ये डालिए। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि तेजस्वी, देखिए एक कॉन्ट्रास्ट तो दिख गया कि तेजस्वी को लग रहा है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, और जबकि 58,000 करोड़ जो है वो किसी राज्य को नहीं मिला है। ये बात आप अपने गांठ बांध लीजिए। और दूसरा, नीतीश कुमार को लगता है कि ये विकासोन्मुख बजट है बिहार के लिए, और इस बजट में वो सारी प्रावधान कर दिए गए हैं जो बिहार के विकास के लिए आवश्यक है। चलिए, अब ये तो नीतीश कुमार की बात रही। अब हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश इससे वाकई खुश है, उनकी पार्टी खुश है, क्या आगे एनडीए के रिश्ते में ये बजट एक ब्रिज का काम करेगा, या बहुत सारी इसमें विषमताएँ हैं जिसकी वजह से आगे चल के नाराज़गी उत्पन्न होगी। तो देखिए, मैंने आपको शेयर किया है ये 6-7 जो है ट्वीट, ये मेल आया है। हाँ, जनता दल के प्रोफाइल से, ईमेल आईडी से हमारे पास मेल आया है जी। इसमें कई मेल है, लेकिन हम शुरू करते हैं। पहला मेल जो हमें आया है वो है, केंद्र द्वारा बिहार को विशेष वित्तीय पैकेज मिलने से विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है जदयू के, इन्होंने एक मतलब उसमें बाद पूरा लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा, वो अब दिखाइए वहाँ पे। फिर आम बजट में बिहार के लिए घोषणाओं की भरमार, विकास की नई ऊंचाई छुएगा राज्य जदयू, पूरा जदयू की तरफ से। हाँ, जनता दल यूनाइटेड। फिर देखिए, बिहार हितकारी है केंद्रीय बजट बिहार के लिए, अरविंद निषाद जी। एक और देखिए, केंद्र के 58,900 करोड़ रुपयों की योजना से बिहार के विकास की गति होगी तेज, राजीव रंजन। 5-6 लोगों ने मेल किया है, बाकायदा मेल मीडिया को गया है ये मेल। मतलब सभी जदयू के नेता ये चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि वो बहुत संतुष्ट हैं, एनडीए एकजुट है, मोदी जी ने बिहार को वो दे दिया जो नीतीश कुमार की अपेक्षा थी या उससे भी ज़्यादा।
या उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा दे दिया, हाँ, उससे भी ज़्यादा दिया है। तभी तो संजय झा से लेकर के ललन सिंह और तमाम जो उनके सांसद हैं वो संतुष्ट हैं, खुश हैं। खुद नीतीश कुमार संतुष्ट हैं इस चीज़ से। देखिए ये सच है कि बिहार के लोग मांग तो रहे थे विशेष राज्य का दर्जा। हमें उम्मीद थी कि मोदी जी से ये हमें मिल जाएगा, लेकिन जो मिला वो भी इस वर्तमान दौर में अच्छा है। पहले ये ले लिया जाए, इसके बाद जब खर्चा कर लिया जाएगा ना, फिर 12 को सांसद का दबाव फिर बनाया जाएगा, पॉकेट खर्चा फिर बनाया जाएगा। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अभी देखिए 5 साल तो हम गियर में मोदी जी को रख सकते हैं, अगर कोई व्यवस्था ना वैकल्पिक को कर ले। देखिए छटपट कीजिए तो व्यवस्था कर लेंगे। एक चीज़ सर हम देख रहे थे, जब बजट पास हो रहा था तो जब बिहार के बारे में चर्चाएं होने लगी, जब बिहार के बारे में कहा जाने लगा तो जो ठोकते हैं ताली पीटा जाता है, उस वक्त नरेंद्र मोदी बड़े एग्रेसिव थे, एकदम पूरा जोश के साथ एकदम पीट रहे थे। हो सकता है हम लोग पंचनामा जो देखे होंगे, पूरा यही ना देना था तो ले लो, दे दिए। पूरा जोश में थे। और ने समय पे हम देखते थे ठोक रहे थे बड़ा धीरे, लेकिन जैसे बिहार का नाम आया पूरा एग्रेसिव होकर चेहरे पे मुस्कान। नीतीश कुमार का उनके साथ होना ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि विपक्ष और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को उनका मैंने एग्जैक्ट दुश्मन बना के तैयार कर रहा था। तो देखिए जीतने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले की हत्या कर दीजिए या उसको हरा दीजिए, मिला लीजिएगा तो भी जीत है। अगर आपके बगल में सेनापति बनने के लिए तैयार हो गया, जो आपके वो हटा कर राजा बनना चाहता था, तो ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई। तो ये डिप्लोमेटिक विन है मोदी के लिए, और मोदी इसीलिए खुश है। और बिहार को अभी जो मिला है, मुझे उम्मीद है इसके बाद और भी कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ लगाम टाइट रहना चाहिए। चक्रव्यूह से निकाल लिया। तेजस्वी जिसमें फंसाना चाहते थे कि फंसा के दोनों में लड़ाई लगवा दे, वो नहीं हुआ। अब तेजस्वी यादव कह रहे अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मिले में ना करी खट्टा है, उनको कहने मतलब कि सरकार में होते हैं। यही अगर लाइन याद आ रहा हनुमान चालीसा का, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो नाम कौन है नाम धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार काफ़ी संतुष्ट हैं अपने नरेंद्र मोदी के तरफ से जो मिले उनके बजट में, जो उनकी इच्छा थी, जो मोदी से वो चाहते थे, अंततः नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए वो तोहफा दिया है। और नीतीश इससे काफ़ी संतुष्ट है। न सिर्फ नीतीश बल्कि पूरी जदयू इससे संतुष्ट है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, लेकिन विशेष पैकेज मिला है। इस बात की संतुष्टि नीतीश कुमार के चेहरे की मुस्कान और उनके हाव भाव से ही पता चल रहा है। पंचनामा के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन चर्चाएं चीड़फाड़ लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।